जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं बीपीटी वाला पॉडकास्ट। हमारे साथ हैं कैमरामैन रोशन कुमार और हमारे साथ देखिए, आप लोग जानते हैं कि अभी जो देश में जो मुद्दा चल रहा है नीट के पेपर के लीक को, तो आज जो है इस मुद्दे पे आज हम एक ऐसे टीचर को बुलाए हैं जिन्होंने हजारों हजार छात्राओं को नीट के फील्ड में मार्गदर्शन दिया है और अभी बहुत सारे छात्राओं को जो है मार्गदर्शन दे रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो इस पॉडकास्ट में हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं सभी को मेरा नमस्कार है। यस। मेरा अगर परिचय की बात की जाए तो मैं पिछले 3 सालों से नीट के छात्रों को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। जी सर। और इसके अलावा सोशल एक्टिविज्म से भी मैं जुड़ा हूँ, मतलब कि देश में जो भी घटनाएं होती है सभी पे मैं मुखर होकर के अपने बातों को रखने का प्रयास करता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच पाए। जी सर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इनविटेशन को स्वीकार किए और हमारे पॉडकास्ट में आने का कष्ट किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे हम यही पूछना चाहते हैं कि कोई भी जो स्टूडेंट है जब नीट का तैयारी का सपना देखता है, तो सबसे पहले सर अमीर आदमी तो नीट का तैयारी का सपना देखता नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा है। वो जाहिर सी बात है, कहीं जाके कहीं लंदन चाहे कोई भी अदर कंट्री में जाके पैसा वाला आदमी है तो कर ही लेगा। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा होता है, अपने माता कोई मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जब गांव से निकल के आता है नीट की तैयारी करने के लिए, तो सबसे पहले सर उसको क्या होता है कि उसके पास पैसा नहीं होता है। तब भी उसके माता पिता जो है किस तरह गेहूं धान कैसे भी चावल बेच उच के राशन बेच के मजदूरी करके रिक्शा चला के ऑटो चला के जो है उसको पैसा देते हैं कि जाओ बेटा नीट का तैयारी करो। तो जब बच्चा आता है नीट का तैयारी करने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले वो बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, वहाँ पे एडमिशन लेता है, दाखिला लेता है और 2-3 लाख रुपया जो फीस देता है। उसके बाद 2 साल जो है जी तोड़ मेहनत करता है, एक कमरे में बंद होकर बिना कहीं जाए, बिना किसी से बतियाए, बिना किसी बिना किसी पर्व त्योहार में घर जाए, जो है 2 महीना लगातार अपने कमरे को बंद करके रात दिन मेहनत करता है। आप सर जब नीट का पेपर लीक हो जाता है, सोचिए सर उस बच्चे पे क्या गुजरती होगी, उस माता पिता पे क्या गुजरती होगी। तो सोचते होंगे कि मेरा बेटा जो है नीट क्वालिफाई करके आ रहा है, उनकी आंखों में सपना है, सजाए रखे हैं कि हमारा बेटा जो एक दिन नीट में डॉक्टर बन के आएगा। लेकिन सर जब उसके 2-3 दिन बाद जब खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है, सोचिए उस बच्चे पे क्या गुजरती होगी सर। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि जो काफी पैसे वाले लोग रहते हैं वो तो अपने बच्चे को विदेश भेज देते हैं, और ये सच भी है। रसिया में आज भी 25-30 लाख रुपए में एमबीबीएस हो जाता है। नेपाल में एक जगह है पीरगंज, वहां पे एक मेडिकल कॉलेज है, वहां पे 1 करोड़ नेपाली रुपए में 1 करोड़ नेपाली रुपए में एमबीबीएस हो जाता है। मतलब कि भारत का अगर बात किया जाए तो 60 लाख के करीब करीब में। तो अब जिनके पास में पैसा है वो तो बांग्लादेश से, नेपाल से, रसिया से, जर्मनी से, यूक्रेन से, बेलारस से, कहीं से भी एमबीबीएस करा सकते हैं। वहां पे तो कोई नीट का परीक्षा का ऐसा नहीं है कि जरूरत है। डायरेक्ट कोई अगर 12 पास किया उसके बाद फिर चला गया विदेश से, जो है नीट मतलब विदेश से जो एमबीबीएस कर लिया। लेकिन अब जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके पास में तो पैसे नहीं है, वो नहीं दे पाएंगे 25-30 लाख। ठीक है, एक बार का जो एक तरफ का फ्लाइट का जो टिकट होता है उसमें लाखों रुपए लग जाता है, वीजा में जो है लाखों लाख रुपए लग जाता है। तो मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहीं से पैसों को इकट्ठे करते हैं। अपना जो खर्च है, हम लोग बोल सकते हैं कि अपना पेट काट करके वो अपने बच्चों को भेजते हैं नीट का तैयारी के लिए। और नीट का तैयारी में अगर फीस का बात किया जाए तो 2 लाख रुपए फीस जो है वो है, चाहे हम लोग एलएन का बात करें या पीडब्ल्यू का, आकाश इंस्टीट्यूट का, पीडब्ल्यू का, सबका अगर ऑफलाइन वाला अगर हम लोग बात करेंगे तो सबका करीब करीब 2 लाख रुपए है। अब इसके अलावा कोचिंग का तो फीस है ही, इसके अलावा रहने में भी किसी भी बच्चा को 1 महीना का 10,000 रुपए के करीब करीब खर्च आता ही है। तो ये जो पूरा का पूरा, और ये ऐसा नहीं है कि 1 साल में या 2 साल में पूरा का पूरा कोचिंग कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारा ऐसा भी स्टूडेंट होता है जो कि ड्रॉपर्स बैच में एडमिशन लेकर के उसके बाद भी अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। तो मिडिल क्लास वाले बच्चों को एक दिमागी प्रेशर रहता है कि अगर मेरे परिवार वाले अगर मेरे पे खर्चा कर रहे हैं तो हमको किसी भी तरीके से इस परीक्षा को क्वालिफाई करके एक अच्छा सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाना है। लेकिन ये जो नीट में जो पेपर का लीक जो हो जाता है,
उसकी वजह से पूरा का पूरा मनोबल उस बच्चे का टूट जाता है। उसके जो परिवार वाले होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो कर्जे में चले जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनका पूरा का पूरा सेविंग खत्म हो चुका होता है। या कोई अगर लोअर मिडिल क्लास है जिनके पास में सेविंग नहीं है तो वो तो कर्ज लेते हैं। कर्ज क्यों लेते हैं? इस उम्मीद से लेते हैं कि एक बार जब बच्चा अगर डॉक्टर बन जाए तो हम लोग वापस से कर्ज को भी चुका देंगे और हम लोगों का एक बेहतर जीवन हम लोगों का हो जाएगा। यस सर। लेकिन अब इस तरीके से अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो, अब ये तो 2024 में हमने देखा कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, 2026 में देखा, 2025 का अगर बात किया जाए तो ये तो बहुत ही टफेस्ट परीक्षा हुआ था। एनटीए, जिसका फुल फॉर्म वैसे तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, लेकिन हम तो बोलते हैं कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं बल्कि ये नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी है। यस बिल्कुल सर। इसका भरोसा नहीं किया जा सकता है। इतनी बड़ी एजेंसी होकर भी सर इसका पेपर लीक हो जा रहा है, सोचिए कितना मतलब शर्मनाक बात है नेशनल लेवल का। अब ये देखिए ना कि चाइना में एक परीक्षा होता है जिसका नाम है गाओकाओ। उस गाओकाओ परीक्षा में 1,30,00,000 लोग परीक्षा देते हैं। अब इतने बड़े स्तर पे परीक्षा हो रहा है तो उसमें तो इरेगुलरिटी होना चाहिए, पेपर लीक होना चाहिए, लेकिन वहां पेपर लीक बिल्कुल भी नहीं होता है। कई सालों से गाओकाओ का परीक्षा हो रहा है, आज तक पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन नीट का परीक्षा जिसमें 22 लाख स्टूडेंट ही बैठते हैं, जैसे इस बार का जो डेटा है वो है कि 22 लाख स्टूडेंट ने नीट का परीक्षा दिया था। 3 मई को परीक्षा हुआ था। अब बताइए 22 लाख वाला परीक्षा देने वाला परीक्षा का एजेंसी जो है वो फेल हो जा रहा है और 1,30,00,000 लोगों का परीक्षा कंडक्ट करवाने वाला एजेंसी में आज तक कभी भी कोई परेशानी नहीं हुआ है। तो ये तो एनटीए जो है वो मतलब 2017 से जब से आया है, मेरा तो ये मानना है कि ये सिर्फ 24 और 26 में नहीं बल्कि ये हर साल पेपर लीक हुआ है। यही हुआ है कि उससे पहले जो परीक्षा माफिया लोग थे वो लोग एक अच्छा मोटा रकम में क्वेश्चन पेपर को बेच दिए होंगे और आज उस क्वेश्चन पेपर का बिकने का ये परिणाम है कि क्योंकि 2017, 18, 19, 20 में जो भी लोग क्वेश्चन खरीदे होंगे वो आज के टाइम में डॉक्टर बन गए होंगे, क्योंकि एमबीबीएस करने में 4 साल लगता है। अब ये बताइए कि जो क्वेश्चन पेपर खरीद करके डॉक्टर बने होंगे वो पेशेंट का क्या इलाज करेंगे? वही तो, इसलिए तो देश इतना पिछड़ा है। अब देखिए आज भी जो है बहुत सारा ऐसा जो पैसे वाले लोग हैं वो लोग अपना इलाज को फॉरेन में क्यों करवाते हैं, क्यों नहीं वो भारत में ही करवाते हैं? अब तो इतना करप्ट सिस्टम हो गया है पेपर लीक ये सब होने की वजह से इस ये सब चीज में, क्योंकि स्वास्थ्य जो विभाग होता है वो बहुत ही क्रूशियल विभाग होता है, कम से कम इसमें तो इस तरीके का चीज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो निकम्मा टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, ये जब से इनको मिला है प्रभार तब से इस तरीके का प्रकरण हो रहा है, तो इसको तो सबसे पहले बैन कर देना चाहिए एनटीए। आपके हिसाब से नीट का पेपर लीक हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? पूरा एनटीए है कि कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट भी शामिल है? देखिए इसका हम बहुत ही मतलब कि एक उदाहरण से हम इस पे अपना बात रखना चाहेंगे कि अगर हमारे घर में एक किराएदार रह रहा है जी, और वो किराएदार किसी भी तरीके का क्राइम करके वो भाग जाता है, तो जो घर का मालिक है उस पे भी आरोप लगेगा और उसका घर का जो मालिक है उसको भी जवाब देना पड़ेगा कि उससे भी सवाल पूछा जाएगा कि आपको अपना किराएदार को क्यों नहीं आप देख करके उसको आप किराया दिए। अब मान लीजिए कि हम लोगों का देश का जो शिक्षा मंत्री है उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। अब यही धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर में, इन्हीं के मिनिस्ट्री के अंडर में आता है एनटीए। तो अगर एनटीए से भूल चूक हो रहा है, गलती हो रहा है, देखिए ये चीज तो पक्की बात है कि सिर्फ परीक्षा माफिया लोग अकेले अगर चाहेंगे क्वेश्चन पेपर लीक करने का तो वो नहीं हो सकता है। इंटरनल लोग भी जो हाई लेवल के जो ऑफिसर लोग हैं जो कि एनटीए में होंगे वो लोग का मिली भगत से ही ये सारा चीज हो रहा है। तो क्योंकि एनटीए जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में है तो हम लोग बिल्कुल बोलेंगे कि हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी को भी हम लोग इसका आरोपी मानेंगे और नैतिकता के आधार पे उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जब रेल घटना हुआ था और जिस समय नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे उस समय नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया था। अब अगर देखा जाए तो ट्रेन का जो दुर्घटना हुआ नीतीश कुमार जी तो ट्रेन नहीं चला रहे थे, लेकिन फिर भी वो नैतिकता के आधार पे क्योंकि उनको मालूम था कि उनके मिनिस्ट्री के अंडर में इस तरीके का घटना हुआ तो वो इस्तीफा दिए। तो उसी तरह जो धर्मेंद्र प्रधान जी है उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए कि हाँ हमारे विभाग के किसी एजेंसी के द्वारा अगर इस तरीके का अगर गलतियां हुई है तो उसके आधार पे हम इस्तीफा दे रहे हैं। सर
आपसे पहला क्वेश्चन हमारा आपसे क्वेश्चन है सर कि जो नीट है, नीट, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं कि नीट का तैयारी करते हैं, ठीक है, 2-3 साल अपने लाइफ का सबसे मूल्यवान समय उसको देते हैं कि किसी किसी का 3 साल भी लग जाता है, किसी के 4 साल भी लग जाता है, किसी का अभी चल ही रहा है। उसके बाद से जब पेपर लीक होता है, उसके बाद से सर सोचिए उस माता पिता पे क्या गुजरती होगी जो अपने बच्चों के लिए आंखों में सपना सजाए बैठा है कि हमारा बेटा अब डॉक्टर बन के आएगा। और सर उस बच्चे पे क्या गुजरती होगी जो कभी कभी किसी फेस्टिवल में घर नहीं गया ताकि नीट का जो है सिलेबस समय पे कंप्लीट हो जाए, उसका रिवीजन कर ले। वो ऐसा लड़का जो दिन रात फिजिक्स, ऐसा तो नहीं कि पहला बार हो रहा है, इससे पहले भी नीट में बहुत सारा पेपर लीक हुआ, और नीट ही नहीं बल्कि और भी अलग अलग तरीके का राज्य सरकार के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती है उसमें पेपर लीक जैसा घटना बिल्कुल आम हो गया है। अब देखिए, परीक्षा केंद्र में जब स्टूडेंट परीक्षा देने के लिए जाता है तो वहां पे 10 गो नियम वो लोग बताते हैं कि आप लोअर में आइए, आप सन ग्लासेस नहीं पहन सकते, आप हिजाब नहीं लगा सकते, आप कानवाली नहीं पहन सकते, जेब नहीं लगा सकते, शॉर्ट पहने टी शर्ट में आना है, टी शर्ट में आना है, कुछ नहीं पहनना है। तो वहां पे क्रिमिनल की तरह जो है ट्रीट किया जाता है बच्चे को। लेकिन आप सोचिए कि जो परीक्षा पेपर का लीक में जो लोग क्रिमिनल लोग एक्चुअल में है, उन लोग अगर गिरफ्तारी भी होता है तो 2-4 साल 5 साल के बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। क्यों ना इसमें इसका जो सजा का प्रावधान है उसको इस तरीके से कर दिया जाए कि अगला बार से लोग पेपर को लीक करने से ही डरे। आप सोचिए कि अगर 10 साल का सजा सुना दिया जाए, या एनएसए जैसा कानून जिसको कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बोला जाता है, रासुका अगर लगा दिया जाए पेपर लीक करने वालों पे, तो जो पेपर लीक करने वाले जो माफिया है उन लोगों को बिल्कुल उनके दिमाग में और उनके दिल में ये हमेशा डर रहेगा पेपर लीक करने से पहले। लेकिन उनको भी मालूम है कि पेपर लीक करेंगे, 2 साल 3 साल के लिए अंदर जाएंगे, उसके बाद फिर से जो है बाहर आ जाएंगे और फिर से वही काम करने लगेंगे, फिर से उसी काम में हम लोग चले जाएंगे। तो पहले तो सरकार को भी ये चाहिए कि इसमें कठोर से कठोर सजा दिया जाए, कम से कम 10 साल का सजा, एनएसए जैसा एक्ट लगाया जाए, तब जाकर के हम लोग कहीं ना कहीं। सर हमारा मानना है कि उसको सूली पे लटका देना चाहिए, उसको जो है ना उसको सीधा एनकाउंटर कर देना चाहिए, उसको बुलडोजर उसके घर पे चला देना चाहिए। सर सोचिए, ये नीट का पेपर सिर्फ पेपर नहीं है बल्कि उन करोड़ों युवाओं, 23 लाख बच्चों की उम्मीदें हैं जो अपनी आंखों में सपने सजाए हैं कि आज ना आज हम डॉक्टर बन जाएंगे। सर ये पेपर लीक नहीं हुआ है बल्कि 23 लाख बच्चों के भावनाओं, उनके सपनों के साथ खेला गया है, उन माता पिता के सपनों के साथ खेला गया है जो अपने आंखों में एक एक दिन सपने सजाए बैठे कि हमारा बेटा अब डॉक्टर बन के आएगा, अब डॉक्टर बन के आएगा, अब डॉक्टर बन के आएगा। लेकिन उनको क्या पता है कि उनका जो बेटा है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। देखिए सर, हमारे देश में एसएससी का पेपर भी लीक हो जाता है, बीपीएससी का ही पेपर लीक हो जाता है, यूपीएससी का ही पेपर लीक हो जाता है, और नीट का होता ही है। सर क्यों होता है, क्यों नहीं, क्यों हम लोग का एजुकेशन सिस्टम इस लेवल पे गिर गया है कि पेपर लीक हो जाता है? जब पेपर लीक ही हो जाता है तो हम लोग का एग्जाम देते क्यों है? क्या है इसका मकसद है? हमारे देश की सरकार क्या कर रही है? कोई भी जो जनता है, जनता आप लोग को वोट देकर कुर्सी पे बैठाती है ताकि हम लोग का समस्याओं का समाधान मिलेगा, हम लोग का जो युवाओं की समस्याएं वो समाधान मिलेगा, युवाओं की समस्या का हल होगा। लेकिन आप लोग के रहते इस कैसे पेपर लीक हो जाता है, इसका जवाबदारी कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट की है। एक हमारे लहजा से हमारा मानना है कि इसका जो कहीं ना जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। और गवर्नमेंट के बारे में जो है सर आप क्या कहना चाहेंगे, एक शब्द में आप बोलिए। देखिए, हम तो यही मानते हैं कि इस तरीके का घटना अगर बार बार होता है तो जो सजा का प्रावधान है वो कठोर से कठोर किया जाए ताकि इस तरीके का घटना ना हो। और वैसे एजेंसी जिनको परीक्षा कंडक्ट करने के लिए दिया जाता है उस एजेंसी पे भी जो है बैन लगा देना चाहिए। अगर एक बार भी अगर इस तरीके का घटना हुआ तो उस एजेंसी को बैन कर दिया जाए और एक नया एजेंसी को सौंपा जाए परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए। तो ये सब कुछ ऐसे कदम सरकार उठा सकती है जिसके बाद हम लोग पेपर लीक को कंट्रोल कर सकते हैं। यस सर, जो स्टूडेंट ईमानदारी से 2-3 साल प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके साथ फेयरनेस कैसे इंश्योर होनी चाहिए और आपके हिसाब से सरकार को ऐसे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक ना हो, किसी भी युवाओं के भविष्य के साथ ना खेला जाए? और सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार को वही है कि 2-3 कदम लेना होगा, उसके बाद ही जो है हम लोग पेपर लीक को
रोक सकते हैं। पहला चीज कि जिस भी एजेंसी को परीक्षा कंडक्ट करवाने के लिए दिया जाए, उसमें जितने भी लोग हैं सभी लोग जो है वो साफ सुथरा छवि वाले लोग होने चाहिए। और वो जो भी क्वेश्चन पेपर का जो तैयारी होता है, अब अगर ये अभी तक तो हम लोग देख रहे हैं कि मैनुअली होता है, क्योंकि आखिर इसको लोग करते हैं तभी तो ये लीक होता है। Yes, sir. तो क्यों ना अब इसमें एआई को ले आया जाए, एआई से क्वेश्चन पेपर का तैयारी किया जाए, क्योंकि आज इंसान बेईमान हो सकते हैं लेकिन एआई बेईमान नहीं हो सकता सही है। बात। अगर एआई क्वेश्चन पेपर को तैयार करेगा और उसके बाद एआई अपने ही किसी क्लाउड स्टोरेज में उस क्वेश्चन पेपर को स्टोर करके रखेगा, और जिस दिन परीक्षा होगा उसी दिन वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो क्वेश्चन नजर आएगा, तो हम लोग इस तरीके से एक तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं पेपर लीक जैसा मामला को। सर अभी जो हमारे देश में हादसा हुआ है, एक परीक्षा नीट का पेपर लीक हो गया, 23 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। सर इससे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो डिमोटिवेट हो गए हैं, मतलब अपने आप को इस तरह तोड़ लिया है जैसे एक शीशा टूट जाता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे उन छात्राओं के लिए जो अभी डिमोटिवेट हो गए हैं, जो अभी जो है मेंटली रूप से बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं, डिप्रेशन में चल गए हैं, उन छात्राओं के लिए आप क्या 2 लाइन बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसे अगर देखा जाए तो बायोलॉजी लेने वाले लोग 40% छात्र ही होते हैं। मतलब 10 के बाद में जो 11 12 में जितने भी साइंस स्ट्रीम के लोग होते हैं उसमें 60% लोग मैथ लेते हैं और 40% लोग बायो लेते हैं। तो अब कहीं ना कहीं देखा ये जा रहा है कि बायो लेने वालों का संख्या घटते जा रहा है, और इसके पीछे जो जिम्मेवार है वो सिर्फ और सिर्फ एनटीए है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से परीक्षा को कंडक्ट नहीं करवा पा रही है। हर साल जो है पेपर लीक हो जा रहा है। तो ऐसे में बच्चों का जो है झुकाव थोड़ा बहुत मैथ की तरफ में बढ़ते जा रहा है। लेकिन अब वैसे बच्चे जो ऑलरेडी बायो ले चुके हैं, मान लीजिए कि अभी 2026 चल रहा है और जो लोग 2022-23 में भी बायोलॉजी से 12th अगर पास किए होंगे, तो पिछले 4 साल के बच्चे जो बायोलॉजी लिए हैं और अभी भी नीट नहीं निकाल पा रहे, तो उनको एक सेकेंड ऑप्शन रखना चाहिए। बहुत सारा ऐसा एलाइड कोर्सेस है जो कि हेल्थ प्रोफेशनल तैयार करने का काम करता है, जैसे कि नर्सिंग का ही अगर हम लोग बात कर ले तो आप जीएनएम कर सकते हैं, एएनएम कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के बाद में आप एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद में जब आप नर्सिंग प्रोफेशनल बन जाइएगा तो उसमें भी काफी हाई सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। और सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। अभी तो एक प्रचलन हो गया है कि बहुत सारे हमारे नर्सिंग प्रोफेशनल जो है वो जर्मनी जाते हैं, क्योंकि जर्मनी में काफी हाई सैलरी उनको दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी देश है जो कि बहुत ही इजीली और बहुत ही कम दाम में वीजा प्रोवाइड करते हैं नर्सिंग प्रोफेशनल को। इसके अलावा बीपीटी भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम के साथ में डॉक्टर जुड़े तो आप बैचलर इन फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। और अब जिस तरीके से हम लोगों का लाइफ स्टाइल हो गया है, तो एक उम्र आने के बाद सभी लोगों को फिजियोथेरेपी का जरूरत पड़ता ही है। तो बीपीटी करने के बाद भी आपका जो स्कोप है वो काफी अच्छा है। ठीक है, ऑन है पूरा एकदम ठीक ठाक है ना। देखिए, आप नीट का एग्जाम देते देते थक गए हैं, अगर आपको डॉक्टर बनने की चाह रखते हैं, अगर आप नीट का एग्जाम देते देते थक गए हैं, अगर आपका स्कोर काफी पहले जैसा बहुत कम आता है, आप एग्जाम देते हैं सोचते हैं कि अब निकलेगा लेकिन निकलता नहीं है, तो आप ये मत मान लीजिए कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि आज हमारे जो सर हैं जो ये बताएंगे एक ऐसा कोर्स के बारे में जिसे करने के बाद आपको एकदम डॉक्टर जैसा फीलिंग आएगा कि हाँ हम भी डॉक्टर हैं, एकदम डॉक्टर जैसा भौकाली आएगा। सर आप बताइए थोड़ा डॉक्टर वाला कौन सा कोर्स है? देखिए, एक कोर्स होता है जिसको हम लोग बीपीटी बोलते हैं, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। और ये बैचलर इन फिजियोथेरेपी क्या होता है, इसको हम एक सरल भाषा में समझा देते हैं। जैसे जो भी लोग एक एज पहुंचने के बाद हम लोगों का बॉडी में कैल्शियम का लेवल जो है वो डिक्रीज करने लगता है। तो कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होने के बाद में क्या होता है, हम लोगों का हड्डी कमजोर हो जाता है, फ्रैक्चर का भी संभावना बढ़ जाता है। तो ऐसे में जब एक एज आने के बाद जब हम लोगों को परेशानी होने लगता है, तो फिर कोई भी डॉक्टर के पास जब जाता है, मान लीजिए कि कोई भी किसके पास में जाएगा, कोई भी जाएगा जो हड्डी विशेषज्ञ है उनके पास में जाएगा।
तो हड्डी विशेषज्ञ खुद बोलते हैं कि आप जो है कहीं पे फिजियोथेरेपी करिए, 1 महीना 2 महीना आप फिजियोथेरेपी करिए। तो फिजियोथेरेपी में आज अगर देखा जाए तो हम लोगों का देश में बहुत ही अच्छा स्कोप है। और फिजियोथेरेपी करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप वैसे मरीज जिनको कि किसी भी तरीके का दर्द है, सूजन है, परेशानी है, उनको रिहेबिलिट करने का काम जो है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट करता है। और फिजियोथेरेपी करने के बाद आपके नाम के आगे में डॉक्टर भी लगता है। अगर आप ये 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपके नाम के आगे में भी डॉक्टर लगेगा। और जो पेशेंट आपसे इलाज करवाने के लिए आएंगे, जिसको आप हेल्प करिएगा रिहेबिलिटेशन में, वो भी आपको डॉक्टर साहब बोल के ही संबोधित करेंगे, क्योंकि आप भी उनको तबीयत सही करने में आपका भी उसमें योगदान है। क्योंकि आप ये चीज समझ लीजिए कि जो बोन स्पेशलिस्ट होते हैं, बोन स्पेशलिस्ट तो फ्रैक्चर को तो ठीक कर देते हैं, लेकिन वो खुद बोलते हैं कि आप जो है फिजियोथेरेपी में जाइए। मतलब कि ये जो फिजियोथेरेपी वाला जो चीज है वो एक हड्डी विशेषज्ञ वाला डॉक्टर भी नहीं कर सकता। जो एमबीबीएस और एमएस किया हुआ डॉक्टर है वो भी रिहेबिलिट नहीं करवा सकता। वो ज्यादा से ज्यादा हड्डी को जोड़ सकता है, लेकिन रिहेबिलिटेशन का जो काम है वो काम फिजियोथेरेपिस्ट ही कर सकता है। देखिए सर, आपसे एक क्वेश्चन था कि एक बीएससी नर्सिंग कोर्स है और एक बीपीटी कोर्स है, इन दोनों कोर्स में सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है? देखिए, दोनों कोर्स जो है इसका अपना एक अलग अलग मायने है। अभी अगर हम लोग देखेंगे, अगर किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो अगर हम लोग डॉक्टर को अगर ब्रेन बोलते हैं तो वहां का जो हार्ट है उस अस्पताल का वो नर्सेस होती है। ठीक है, तो नर्सेस का जो काम है वो एक तरीके से पेशेंट का को इमोशनली किस तरीके से सपोर्ट किया जाए, वो भी काम जो है वो नर्सेस का होता है। और फिजियोथेरेपी का बात किया जाए तो फिजियोथेरेपी वाले के पास में भी जो पेशेंट आते हैं वो भी काफी दुख और दर्द में ही होते हैं। तो दोनों लोगों का अपना अलग अलग महत्व है और दोनों लोगों का क्षेत्र अलग है और दोनों लोग का एक इक्वल हम लोग बोल सकते हैं कि एक समान महत्व है, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो या नर्सेस हो, दोनों लोगों का। सर आपसे एक और क्वेश्चन है कि एक जिला को चलाने के लिए सर, एक जिला को चलाने के लिए हम लोग को यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है। हम लोग को जो है 2-3 साल मेहनत करके रगड़ के पूरा यूपीएससी का पेपर को जो है क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाके हम लोग छोटा सा जिला का जो है मालिक बनते हैं। लेकिन हम लोग सर कितने मूर्ख हैं कि हम लोग अनपढ़ नेताओं को चुन लेते हैं। तो आपके हिसाब से जो हमारा देश का नेता होना चाहिए वो पढ़ा लिखा होना चाहिए कि अनपढ़ होना चाहिए? देखिए, किसी भी देश का अगर दारोमदार आप अगर किसी शिक्षित आदमी को, युवा आदमी को अगर हाथ में सौंपिएगा तो वो आज के जमाने के हिसाब से सोचेगा और आज के जमाने के हिसाब से वो पॉलिसी मेकिंग का काम करेगा। अभी हमारे बिल्कुल पड़ोस में एक देश है नेपाल, जहाँ के अभी कुछ ही दिन पहले चुनाव हुआ तो वहां के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बालेन शाह बने हैं। तो बालेन शाह ऐसा बहुत सारा पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं जो कि नेपाल को कम समय में तो नहीं, लेकिन हाँ एक लंबे अंतराल के बाद पूरा नेपाल को खुद ब खुद समझ में आएगा कि वो कितने अच्छे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठाने का काम किए हैं। तो शिक्षित व्यक्ति को चुन करके लाना ही एक बेहतर देश का निर्माण की तरफ में हमारा एक पहला कदम हो। देखिए, एक बार यूसुफ मेचनी ने कहा था अगर देश में क्रांति लानी है, अगर देश को बदलना है तो शासन जो है युवाओं को सौंप दो। लेकिन आज अगर हम जो देख रहे हैं भारत देश में, यहाँ पे 80 साल 85 साल के बूढ़े लोग जिनको खुद अपना देह नहीं संभाल सकते हैं, जो खुद है कुछ दूर तक उठ के खुद से नहीं चल सकते हैं, वो देश को क्या ही संभालेंगे? तो इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? और हमारे देश के युवाओं से भी हम बोलना चाहते हैं, अभी हमारा नीट का पेपर लीक हुआ है, आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, आप लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। अरे आप लोग आवाज उठाइए, आप लोगों के पास मोबाइल फोन है, आप लोग आवाज उठाइए कि कम से कम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे। आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास इंटरनेट है, फ्री में आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप लोग तो कम से कम वीडियो बनाइए, आंदोलन कीजिए, आवाज उठाइए। क्योंकि कहा जाता है कि तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं के पास बहुत शक्ति होता है, वो चाहे किसी भी देश बदल सकता है। तो हमारे युवा से यही निवेदन है कि आप लोग जो है आवाज उठाइए, क्योंकि इस दुनिया में हक को
आवाज उठाना पड़ता है, अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। तो हम जितने भी हमारे देश के युवा हैं, चेंजी है, उनसे हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग को लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो तुरंत उस मुद्दे को उठाइए, क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन है, उस मुद्दे को तुरंत किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कीजिए, ताकि वो आपके बात में पूरे देश तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, ताकि सरकार भी जाने कि हाँ कहीं ना कहीं देश में हमारे गलत हो रहा है।